let us start HMO means Huckel molecular orbital theory. So Huckel molecular orbital theory, it is mainly concerned with pi electrons. इसके रिलेटेड है पाई इलेक्ट्रॉन. जैसे हम अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में आपको पता है कि there are 6 CC sigma bond और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और 3 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड. और अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं ऐसे तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन द 6 ऑर्बिटल्स. हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. देखो हाइट, बाकी तो सिग्मा बॉन्ड है, बट ये जो ऑर्बिटल्स है 6, हर ऑर्बिटल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है 6 ऑर्बिटल में होते हैं और ये सारे आपस में ओवरलैप करते हैं. मतलब इट इज रिलेटेड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम. कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्यों बोला इसको? क्यों कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ठीक है. मींस जब भी चाहे वो लीनियर सिस्टम हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए लीनियर और साइक्लिक. जैसे बेंजीन तो साइक्लिक सिस्टम है. वैसे अगर हमने ब्यूटाडाइन लिया, ब्यूटाडाइन लूंगा, वो भी सिलेबस में लिख लो. ब्यूटाडाइन है हाँ वही, क्योंकि और ब्यूटाडाइन बनाओगे आप तो वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट बिकॉज दैट इज अनस्टेबल. अगर डबल बॉन्ड बिल्कुल एक दूसरे के बगल में होंगे तो क्या होगा, सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है. बट ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है दैट इज स्टेबल है ना. तो ये सिस्टम इसमें क्या 1,3 ब्यूटाडाइन. तो इस सिस्टम के लिए भी हम HMO अप्लाई कर सकते हैं. तो पहली बात कि हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर आपको अप्लाई करनी है तो सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है. और हम इसमें जो कंसर्न रहते हैं दैट इज फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसके लिए कंसर्न होते हैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब HMO ने क्या क्या कंसीडर किया, आपको पहले अगर कुछ भी कोई भी पूछे आपको, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई भी थ्योरी करो तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको आनी चाहिए. अगर कोई बोले आपको कि HMO क्या होती है तो आप इतना बोल सको कि HMO जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करते हैं, है ना. और जिसमें हम पाई बॉन्ड्स को या पाई इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं. ठीक है ना. और वो साइक्लिक हो सकता है सिस्टम और लीनियर भी हो सकता है. और एग्जांपल दे दो कि बेंजीन ले सकते हैं एज अ साइक्लिक सिस्टम, या 1,3-ब्यूटाडाइन ले सकते हैं लीनियर सिस्टम. दैट्स इट. इतना आप बोलोगे तो उसको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको HMO के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है. ठीक है. ओके. अब इसके जो रूल्स हैं, फर्स्ट रूल कि वो बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंसीडर करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, दोनों इंडिपेंडेंट. पाई इलेक्ट्रॉन को वो अलग रखता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अलग. ऐसे देखता है सिग्मा पाई सेपरेशन. मतलब HMO ने जो
अजम्पशन किए, एज्यूम किए। पहला उसने क्या किया कि सिग्मा पाई को सेपरेट मान लिया, ये सिग्मा अलग है, पाई अलग है तो मॉलिक्यूल नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन। And HMO applies to pi electrons only. HMO applies to pi electrons only. ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्री pi electron approximation। मैंने अभी बताया था आपको बेंजीन रिंग का केस कि उसमें है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड्स हैं और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6। तो हर पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो ये ऑर्बिटल यूज होते हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 1 है ना। अब वो वैसे तो स्प्रिंग क्या होगी, एक अप तो दूसरा डाउन, ऐसे जब बॉन्ड बनाएंगे। और मैं अभी तक क्या बना रहा हूँ कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि हर ऑर्बिटल जो है उसमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हर एक का एक एक वेव फंक्शन होगा, हर एक का एक एक वेव फंक्शन होगा ना। तो इसका मतलब टोटल वेव फंक्शन जो पाई आएगा, साई पाई, टोटल वेव फंक्शन किसी मॉलिक्यूल में वो क्या आएगा साई 1, साई 2, साई 3 सो ऑन साई n, साई n। जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वेव फंक्शन होंगे। एवरी पाई इलेक्ट्रॉन इज इन डिफरेंट, each pi electron is in different orbital and has separate wave function। हर एक का एक एक वेव फंक्शन होगा। तो जैसे बेंजीन में कितने वेव फंक्शन आएंगे 6, या 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने आएंगे 4, 4 जितने पाई इलेक्ट्रॉन उतने ही वेव फंक्शन। ठीक है ना। तो टोटल वेव फंक्शन जो होगा दैट इज साई 1 फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर द मतलब मॉलिक्यूल सेम है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये जो वेव फंक्शन आएगा फॉर द पाई सिस्टम, क्योंकि जो पाई क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो तो सभी जगह ऐसे फैला हुआ है ना। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है कि ऑल द एटम्स आर एनकम्पास्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऊपर नीचे होता है ना, पूरा सैंडविच बनता है ना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो पूरे एटम्स को वो कवर कर रहा है, सब एटम्स को। पर हर एक एटम जो है उसका जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, और वो सारे मिलके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहे हैं। कौन सा सिस्टम होता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, जितने उसमें ऑर्बिटल है, ठीक है, और उतने ही वेव फंक्शन होंगे। और उन सब वेव फंक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज द टोटल वेव फंक्शन। साइन पाई इज प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन होगा तो 4 आएंगे है ना, और अगर बेंजीन होगा तो 6 आएंगे। कोई और सिस्टम होगा जैसे ये लेते हैं, ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम हुआ ना, तो इसमें कितने हैं 2,
है ना, तो साई 1 और 1 साइन 1 2 दो ही आएंगे। क्लियर? ओके, ये हो गया साई पाई। वैसे टोटल एनर्जी जो है दैट इज सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाता है एनर्जी सम। इसमें वेव फंक्शन में क्या आता है प्रोडक्ट, और एनर्जी में क्या आता है सम। मान लिया टोटल एनर्जी, ये जो एनर्जी आ रही है ना, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि मान लिया किसी में 0 इलेक्ट्रॉन है, जैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना, तो किसी में इलेक्ट्रॉन होंगे किसी में नहीं होंगे। मान लिया फर्स्ट ये एनर्जी लेवल आए अलग अलग, ठीक है, E1 E2 E3 E4 सो ऑन, ठीक है। इसमें मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो N1 इसके लिए कितना हो गया 2, है ना, ये इसके लिए कितना हो गया N2 2, और N3 क्या हो गया 1, और N4 क्या हो जाएगा 0, बाकी लिखेंगे ना, तो वो N1 N2 N3 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ये काउंट कर रहा है, और ये हर लेवल की एनर्जी। वेव फंक्शन है आपके पास और एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या साइन, इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना अलग अलग एनर्जी। छोटे वेव इक्वेशन है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज LCAO, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी LCAO? हाँ, वेरी गुड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपके पास इसमें क्या था p ऑर्बिटल जो भी बनाते हैं हम पाई बॉन्ड, तो जनरली SS तो क्या बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। मेनली कौन से होते हैं PP ऑर्बिटल, है ना। अगर P ये तो सिग्मा बनाता है, बाकी अगर देखोगे तो ये जो साइड में जो ओवरलैपिंग होती है उससे बनते हैं पाई, ठीक है। तो p ऑर्बिटल्स व्हेन ओवरलैप साइडवेज, देखो अगर p ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है p की, तो क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। और वही अगर लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो क्या साइडवेज और लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स, तो बनता है पाई। जो HMO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन आएगा दैट इज A1 E1 A2 A2 प्लस सो ऑन AI PI। जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो सब ओवरलैप कर रहे थे ना, जैसे मेरे कॉन्जुगेट सिस्टम में तो ऐसे होता है ना कि ये वाला जैसे सिस्टम लिया था हमने, है ना, तो इसमें क्या था ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ये सारे p ऑर्बिटल, तो हम क्या बोलते हैं कि ये आपस में ओवरलैप करते हैं और ये आपस में ओवरलैप करते हैं। कभी हम क्या कर देते हैं कि ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होता है कि ये सारे आपस में कनेक्टेड है, ऐसा माना जाता है ना कि 1 2 3 4, ये 4 के 4, कभी क्या होता है कि ये दोनों ओवरलैप किए, ये दोनों ओवरलैप किए, है ना, या फिर क्या होता है कि ये दोनों ओवरलैप किए, है ना, या फिर वो ना प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस
माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सारे प्लस हो, है ना, और या फिर क्या होता है एक प्लस ये माइनस ये प्लस, है ना। मतलब ना पूरा आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे करके हम लिखते हैं ना कि ये 4 ऑर्बिटल है, ये 4 कार्बन के ऑर्बिटल है, ठीक है। चार है तो 4 बनेंगे ना, तो हमें करना है साइड 1, साइड 2, साइड 3 और साइड 4। तो पहला मैंने ऐसे बनाया प्लस प्लस एक, और ये भी कोई भी ओवरलैप करेंगे आपस में, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। या फिर ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, या फिर ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये तो कोई ओवरलैप ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ऑर्बिटल ऐसे मतलब प्रोबेबिलिटीज बनती है। प्लस मींस ये देखिए आपने स्ट्रॉन्ग और गर्द जो भी बोल रहा है, मतलब क्रेस्ट और ट्रम्प, ठीक है। प्लस मींस क्रेस्ट और माइनस मींस ट्रम्प। साइड आई है, that is the summation AI into PI, I is from 1 to n, is to n लिखते हैं, linear combination of atomic orbitals, so that leads to the molecular orbital। वेव फंक्शन कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इसमें भी ऐड होंगे क्योंकि सेम साइन है। इसमें क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस P3 माइनस P4, मतलब ये पूरा एक आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। इसमें P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4, इसमें P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4, इस तरह से, ठीक है ना। और ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट किसके लिए होते हैं, टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। ये जो होते हैं कोएफिशिएंट्स, ये किसके लिए बताते हैं हम, उसको नॉर्मलाइज करने, ठीक है ना। वो हमने वेरिएशन मेथड में किया था, दिया होगा नहीं, ओके कोई बात नहीं। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स मतलब एक दिन में तो सब चेंज हो नहीं सकते, तो बोलता है कि छोटे छोटे चेंजेस अपने में लाते जाओ, डोंट थिंक अबाउट द बिग अचीवमेंट कि हमने वो अचीव तो हुआ ही नहीं, हमने इतनी मेहनत की, 2 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। rather than thinking about that particular goal, just think what changes are taking place in your life or in your behavior or in your study habits, and just change little bit daily। एक आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज भी घूम रहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हो तो 1 raised to power anything is equal to 1, बट अगर आप स्मॉल चेंज करते हो डेली 1.1 raised to power 365, तो इट इज 37 टाइम्स, मतलब ऐसा मैसेज घूम रहा है, आपको मिला नहीं होगा क्योंकि वो तो यूजफुल मैसेज है, यूजफुल थोड़ी चाहिए ऐसा नहीं। ये 365 डेज में अगर आप जैसे थे वैसे ही रहोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आप डेली
बिल्कुल स्मॉल सा चेंज करते हो तो इसको 10% चेंज हो गया, जो भी चेंज है। तो इसको अगर आप 365 करते हो तो कितना वैल्यू आता है? कैलकुलेटर यूज कर लो। कितना? 40 और तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। इतना चेंज 1.0 वर्क करो ना, 1.01 रेज़ टू पावर 365 368 तब भी मतलब इसका मतलब आप अगर 1% चेंज भी लाते हो है ना, एक साल तक कितना ज्यादा वैल्यू हो जाता है। एनर्जी, फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ एचएमओ। देखो पहले दो उनमें हम क्या देख रहे थे, सिर्फ पहले में देखा हमने कि सिग्मा और पाई अलग है। एचएमओ क्या अज्यूम कर रहा है कि पाई बॉन्ड्स डू नॉट इंटरेक्ट विद द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और पाई सिर्फ वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टडी करता है। दूसरे में हमने देखा कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है और हर एक का अलग अलग वेव फंक्शन है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है दैट गिव्स टोटल वेव फंक्शन, ठीक है, और टोटल एनर्जी इज सम ऑफ द एनर्जीज, ठीक है, n1 e1 plus n2 e2 plus n3 e3 so on। और एनर्जी निकालने के लिए वी यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट दिया हमने कि जो HMO है उसका वेव फंक्शन है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक फॉर्मूलास A1 B1 plus A2 P2 plus so on, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ HMO। नाउ टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ HMO वी यूज थर्ड पोस्टुलेट के फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वो आपने किया होगा ये वाला समेशन psi I h psi I d dot ओवर ये नहीं psi I स्क्वायर लिख देते हैं इसको। वैसे ये psi I into psi I स्टार होता है, मैंने बताया था उसमें इसमें बोला था, बस जनरली हम बोलते हैं psi I is real, ठीक है। तो psi I स्क्वायर d psi I is real। Fourth, now we use secular equations। पढ़ी थी ना सेकुलर इक्वेशंस, ये भी हमने बिल्कुल लेंथ में डिस्कस किया है। सेकुलर इक्वेशंस याद है, और सेकुलर इक्वेशंस आर इन ty as well, you know, h11 h22 h12 h21 s12 s21, you know, variation treatment leads to n secular equations A11 A1 H11 minus E S11 plus A2 H12 minus E S12 plus so on AN H1N minus E S1N equal to 0। इतना से सेकुलर इक्वेशन। फिर अब क्या हो जाएगा, H21 minus A S21 plus A2 H22 minus A S22 plus so on AN H2N minus A S2N equal to 0, so on H A1 N1 minus A S_N1 plus A2 H N2 minus A
SN2 प्लस so on और क्या हो जाएगा AN माइनस ASNN इक्वल टू 0. ओके, सो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ना, n एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए ये सेकुलर इक्वेशन आपने लिखी, राइट. अब इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं. सेकुलर इक्वेशन के बाद सेकुलर डिटरमिनेंट लिखो. इसका सेकुलर डिटरमिनेंट लिखो. ये वेरिएशन मेथड से आता है. क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पे A1, A2, AN ये सारे जीरो नहीं हो सकते. कोएफिशिएंट्स कैन नेवर बी जीरो. बट उसका जो डिटरमिनेंट बनेगा, क्योंकि जब आप ये डिटरमिनेंट लिखते हो H11 माइनस AS11, H12 माइनस ES12 so on, H1n माइनस AS1n, H21 माइनस S21, H22 माइनस AS22 so on, H2n माइनस AS2n so on, Hn1 minus ASN1, Hn2 minus ASN2 so on, Hn minus ASNN that is equal to 0. इसके आगे क्या आ गया? A1, A2, A3, A4 उनका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दैट कैन नेवर बी 0. वो 0 नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये वाला चीज 0 होगी. दिस इज इक्वल टू 0. और इससे हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. इसको यूज करके वी कैलकुलेट द एनर्जी. व्हाट इट मींस, psi i, या अगर psi i लिखना है आपको या pi लिखना है, psi i और h कैप psi j क्या आएगा, और h i क्या होगा? psi i h psi i. ओके, ऐसे ही s i j psi i psi j और s i क्या होगा? psi i into psi i. और मैंने बताया आपको कि psi i into psi i स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 इफ इट इज नॉर्मलाइज्ड, है ना. इसलिए इसको हम देख रहे हैं H11 S11 S22 SNN इन सबको क्या लेते हैं 1. बट इसमें तो ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मली हम कह रहे हैं p ऑर्बिटल्स. 5 बॉन्ड बनाने में हम कौन सी यूज कर रहे थे? p ऑर्बिटल्स. इसलिए वो इसको क्या ले रहा है? pi pj. बट आपने जो लिखा है इट्स ओके. बट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसको अगर किसी बुक में pi लिखा हो pi तो इट्स ओके, बिकॉज इट यूजेस p ऑर्बिटल्स, इसलिए वो उसको p लिखा है. ठीक है, बट हम नॉर्मली इसको psi लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, डोंट वरी, वो सेम ही एक बात. नाउ सॉल्विंग सेकुलर इक्वेशंस. लेकिन डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते HII HIJ, बट वी कैन कैलकुलेट इट इनडायरेक्टली और बाय एक्सपेरिमेंट. In all integrals of the type HII क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो कूलम इंटीग्रल. It represents average energy of an electron in an atomic orbital. It is Coulomb integral and it
रिप्रेजेंट द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये वो न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन शो करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, और ये मानता है कि और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है उसको निगलेक्ट करता है। ठीक है, तो उस बेस पे इस सब को HII दैट इज H11 H22 सो ऑन, इसको ले लिया उसने अल्फा। सब जो भी H11 H22 HNN सो ऑन दे आर टेकन एज अल्फा। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो? एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो H11 की बात होगी तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल, H22 सेकंड ऑर्बिटल, H33 थर्ड ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ही न्यूक्लियस के अंदर है, तो सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। वो क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिटल है, थर्ड है, फोर्थ है, दैट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे ऑर्बिटल को तो मान ही नहीं रहा। क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, खत्म। इन दो दूसरा ऑर्बिटल है उसको वो बाद में कंसीडर कर रहा है, इन दोनों को इकट्ठे कंसीडर नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन। HII का मतलब है कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी करेगी सेम, राइट? क्योंकि एटम भी सेम है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में सेम चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होगा, उनकी डिस्टेंस भी सेम होगी, तो एनर्जी करेगी सेम। अब हम बोले कि वनस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन है, सेकंड हाइड्रोजन है, थर्ड हाइड्रोजन है, दैट डजंट मैटर। वनस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और वनस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होगा एक, उसकी एनर्जी करेगी सेम, तो वही चीज है। ठीक है, नाउ सेकंड, मतलब वो मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए सब कर रहा है। अगेन असम्पशन चल रही है। सेकंड, ऑल इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, मतलब उसके अंदर है ये एक, अब इसको ए भी लिखोगे 1 2 3 तो पहले लिख सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? सिक्स में ए पॉइंट लिखा HII, बी पॉइंट लिखो ऑल इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप HIJ, I is not equal to J. All the integrals of the type HIJ is taken as beta. It represents the energy of interaction. अब उसने इंटरेक्शन कंसीडर किया है between two atomic orbitals Pi and Pg। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी। तो HIJ is taken as beta if atoms are bonded directly, means if they are neighbors, and this is taken as 0 if they are non-bonded। What it means, देखो मान लिया अपने पास ये थे 1 2 3 4 4 थे, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं लूँ, इसको 1 ले लूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो देखो H12 बोलो बॉन्डेड है, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। H23 अगेन बॉन्ड बनाया। H12 H21 इज सेम, वो पहले बात हो चुकी है। H34 बॉन्डेड है, तो
ये सब क्या लेंगे बीटा, बट मैं लिखूं H13 बोलो, they are not bonded, even H14 not bonded, H24 not bonded, ये 2 और 4 बॉन्डिंग बनाया ना, 1 ने सिर्फ 2 के साथ बॉन्ड बनाया है, 1 का 3 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, 1 का 4 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा पता चला? आपका नाम क्या है? आज बेचारी ये परेशान हो जाएगी। नाम क्या है? किंजल। तो किंजल समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? 0। बट मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है? ये साइक्लो ब्यूटाडाइन, तो देखो 1 2 3 4, अब H12 बॉन्डेड है और H14 भी बॉन्डेड है। अब जहां H14 0 था वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वहां H14 0 था, इसमें बीटा कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, अगर बॉन्डेड स्टेट में है तो बीटा, अगर नॉन बॉन्डेड है तो 0, दैट्स इट, ठीक है? बाकी देखो ये थियरी जो है ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, बट इसके जो आप करोगे ना आगे तो आपको लगेगा सबसे आसान टॉपिक यही है। थियरी तो आपको पता ही है, थोड़ा सा तो बोरिंग होती है। H14 फिर H23 और H34, ये सारे क्या होंगे? बीटा, है ना? और H13 H24 0, डन। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ऑल द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप SII, तो वो क्या था? summation pi square d tau and that is equal to 1, that is always equal to 1, क्योंकि all are normalized, सारे ऑर्डर क्या होते हैं? नॉर्मलाइज्ड। तो S11 S22 S33 so on SNN, that is equal to 1। D SIJ, that is equal to PI into PJ T tau, क्या हो गए? वेरी गुड। क्यों? पता नहीं, because they are orthogonal, all wave function क्या होते हैं? ऑर्थोनॉर्मल, wave functions are orthonormal। तो ये हो गया नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, और ये कौन सी हुई? ऑर्थोगोनल, मतलब they are orthogonal, that's why it is assumed to be 0। It is not always 0 actually, क्योंकि ओवरलैप इंटीग्रल कुछ तो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी वैल्यू आएगी, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन it is taken as 0। बाकी हर केस में 0 नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने बोला ना कि उसने मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि उसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए ये सब किया है। उसमें पहले क्या था? H11 क्या है? अल्फा माइनस a S11 क्या है? 1, फिर बीटा ज्वाइन हो गए, है ना? और फिर जो भी 0 0, वैसे ही इधर क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा माइनस a बीटा, क्योंकि S11 S12 ये कनेक्टेड नहीं होगा। मैं इसकी बात करता हूँ, तो 4 वाला लेते हैं, ये वाला, ठीक है? ये 1 2 3 और 4, यहाँ ना 5 बॉन्ड की बात हो रही है, 1 3 ब्यूटाडाइन की बात करते हैं, तो सीधा लिखता हूँ। ये अल्फा माइनस e हो गया, ये क्या है? H12 बीटा,
और S12 तो 0 हो जाएगा, S12 क्या होगा 0, फिर H13 सब 0, H13 भी 0, S13 भी 0, H14 भी 0 0। जब इसकी टर्म आएगी तो एक है H21, ये H21 क्या आएगा बीटा, और S21 क्या होगा 0, तो बीटा आ गया। ये क्या है H22 अल्फा माइनस E S22 1। ले इधर क्या कर रहा है वो इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवा रहा हूं, यही मेन है जो सब करवाया ना, वो यही है सब कुछ। मैं सीधा इसको करवा सकता था तो बिल्कुल आसान लगता आपको कि बस अल्फा बीटा तो लिखना है, बट वो सब क्योंकि आपको HMO आया एग्जाम में कि HMO को डिस्क्राइब करो, आता नहीं है नॉर्मली, बट ऐसे बोल रहे कि HMO को डिस्क्राइब करो तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना सारे पॉइंट्स, बेसिक तो पता होना चाहिए ना पहले, इसलिए मैंने वो सब करवाया। और अब मैं जो मेन पॉइंट करवा रहा हूँ तो वो इधर देखेगा तो ये यहाँ थे ना S22 1, अब S ये क्या है H23, H23 कनेक्टेड है तो मतलब बीटा, और S23 0, H24 0, इसका बोलो 0, वेरी गुड, क्योंकि H31 H32 बीटा, वेरी गुड। अल्फा माइनस, अब तो इसको देख के बोल रहे हैं सर यहाँ पे अल्फा माइनस ही होगा, नहीं इसका बीटा, वेरी गुड। 4 0 0 बीटा एंड अल्फा माइनस सी। तो अब मुझे लगा कोई भी मान तो दिया होगा आप कर दोगे, क्या करना है आपको कि इन सबको बीटा से डिवाइड करो, इस पूरी इक्वेशन को बीटा से डिवाइड करो, तो बीटा से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस सी ओवर बीटा, ये हो जाएगा 1, ये ठीक है, इसको 1 ये 1 ये भी 1, ठीक है, और अल्फा माइनस ए बाई बीटा इज टेकन एज एक्स, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा इज टेकन एज एक्स। तो यहां से e निकाल सकते हो आप इजीली, अगर x आ जाए तो क्या हो जाएगा e इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स, अल्फा इक्वल टू ये बीटा एक्स हो गया और इधर माइनस अल्फा तो ये माइनस है तो अल्फा माइनस बीटा एक्स। तो यहाँ पे अल्फा माइनस की बीटा की जगह एक्स रख दिया आपने सब। अब ये मैट्रिक्स बन गई पूरी, ठीक है, और फिर मैट्रिक्स के हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 0 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि दे आर नॉट बॉन्डेड, मतलब ये अगर बना के दिया हो आपको सामने तो आप उसका फ्रेमवर्क भी बना सकते हो। ये सामने लिखा हो आपके और पूछा हो स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, है ना। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला फर्स्ट सेकंड से अटैच है, सेकंड जो है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों से अटैच है, थर्ड वाला सेकंड और फोर्थ से अटैच है, और फोर्थ वाला सिर्फ थर्ड से अटैच है। तो समझ आ गया कि लीनियर है, अटैचमेंट जो है वो फर्स्ट जो है वो सेकंड से अटैच है, फिर सेकंड जो है वो फर्स्ट से तो अटैच है ही और थर्ड से भी अटैच है, फिर थर्ड वाला जो है वो सेकंड से भी अटैच है और फोर्थ वाले से भी अटैच है, और फोर्थ जो है वो सिर्फ थर्ड से अटैच है। इससे ये भी क्लियर हुआ कि 4 कार्बन है, ठीक है, और इस तरह से और कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए होता है
तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो वो भी आप सिर्फ इस सेक्युलर डिटर्मिनेंट से है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी 0 है, दैट इज नॉट कनेक्टेड, और यहाँ भी बीटा है, दे आर कनेक्टेड टू द गिवन। x जो है x is on the principal diagonal, clear? प्रिंसिपल की जगह बाकी डायगोनल भी है, देखो दिस इज आल्सो डायगोनल, दिस वन इज आल्सो डायगोनल, दिस इज डायगोनल, दे आर ऑल डायगोनल, ठीक है। बट प्रिंसिपल मतलब इट कवर्स मैक्सिमम ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। ऑल द जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके हर एक पॉइंट आ जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। वन कहां अपियर हो रहा है, व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू द बॉन्डेड एटम्स, मतलब x जो है इससे बॉन्डेड है तो 1, ये सेकंड कार्बन इन दोनों से बॉन्डेड है तो इनके लिए 1, और जहां बॉन्डेड नहीं है वहां पे 0। अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड पता ही आपको, पाई बॉन्ड जिसमें भी होते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और कॉन्जुगेटेड भी पता है आपको। कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के आगे पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड के आगे लोन पेयर, दे आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। इवन डबल बॉन्ड के आगे ऑड इलेक्ट्रॉन हो तब भी, फ्री रेडिकल हो तब भी, तो है ना। तो ये 4 सिस्टम हुए। पहला फ्रेमवर्क कैसे बनाना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। इसमें कितने थे, 4, इसलिए हमने कितने बनाए, 4x4 मैट्रिक्स हुई। आपके पास n एटम्स है तो आपको क्या करना है, n क्रॉस n मैट्रिक्स बनानी है। n क्रॉस n मींस 2x2, जैसे इथाइलिन होगी तो कैसे बनेगी, 2x2। सिंपलेस्ट सिस्टम इज इथाइलिन, उसके लिए क्या होगा, x1 1x, कितने का होगा, x² = 1, तो x आ जाएगा ±1, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा एनर्जी आ जाएगी। मतलब वो आगे टिप्स का काम है, बिल्कुल आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना। जो था वो अभी जहां तक किया हमने, बाकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल इजी है। जहां पे आप देखोगे तो एक 1 1 1 1, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो है वो सब में आ रहा है ना, इसका 0 ये जा रहा है, इसका 0 यहां जा रहा है, समझ लो, किसी का 0 कहीं तो जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो उसको वो पूरा प्रिंसिपल डायगोनल से रिफ्लेक्शन देखो आप तो सिमेट्रिक है। प्रिंसिपल डायगोनल को अगर आप ऐसे देखो मिरर में तो यहाँ 1 है, सामने भी 1 है, यहाँ 0 है और सामने भी 0 है, यहाँ पे 0 है, सामने भी 0 है, ठीक है। इस तरह से देखना होता है, तो सिमेट्रिक है, दैट मींस इट्स